हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुलदीप स्टडी चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो साइंस का कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रेजेंटेशन हम अपने इंडियन ऐप जोहो पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जोहो का मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ में अपना टॉपिक ही साइंस का चल रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जोहो एटआरआई ये क्या है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स है अभी, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी फिलहाल हम एक इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और यहाँ मेरे को कुछ ऐसे नए एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ ऐसे नए फीचर्स नज़र आए, तो एक इंडियन ऐप पे मेरे को थोड़ा प्राउड फील हुआ कि रियल में जैसा इसके बारे में बोला गया है वो कुछ सोच समझ के बोला गया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रण व समन्वय, यानी अपनी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो समन्वय है। विभिन्न अंगों के जो मूवमेंट है, विभिन्न अंगों के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, उनका नियंत्रण किस तरह से होता है, वो इस टॉपिक में हम कंसीडर करेंगे। इससे आगे हम बात करेंगे, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, वो है नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जिसे रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, ये मानव मस्तिष्क के बारे में अपना थर्ड टॉपिक होगा। फोर्थ टॉपिक अपना टिश्यू किस तरह अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट नर्वस टिश्यूज यानी तंत्रिका ऊतक की कौन कौन सी क्रियाएं होती है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पादपों में समन्वय कैसे होता है, जंतुओं के बाद में प्लांट्स का आएगा नंबर। उसके बाद में उद्दीपन के प्रति ये अनुक्रिया किस तरह करते हैं, पादप भी अनुक्रिया करते हैं, नहीं केवल जंतु भी। फिर इसके बाद मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, वृद्धि के कारण जो गति होती है, उनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट हम जंतुओं में हार्मोन कैसे स्रावित होते हैं, किन किन अंगों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूं, ये वैसे मेन टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके जीएस वाले पेपर में है, और बाकी अदर कंपटीशन एग्जाम में भी अगर जनरल साइंस है, एवरीडे लाइफ में साइंस है, तो उसमें भी ये कवर होता है। और कंप्लीट कवर नहीं भी होता तो इसके पार्ट्स कवर होते हैं, जैसे हार्मोन्स है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, ऑर्गन्स कहीं आ जाए तो ऑर्गन सिस्टम आ जाए, अंग तंत्र आ जाए, तो उसमें भी ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो ये टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं तंत्रिका तंत्र की ओर, कि तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हमारे शरीर में कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ ऊतक होते हैं, जिन्हें हम पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब ये जो पेशियां होती है वो मेनली दो टाइप की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियां वो पेशियां होती है जिन पे अपना नियंत्रण होता है, और अनैच्छिक पेशियां ये होती है जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले एक लिस्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी पेशियां ऐच्छिक की कैटेगरी में आती है और कौन सी अनैच्छिक की कैटेगरी में आती है। हाथ और पैर की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक पेशियां होती है, यानी मसल्स जो होती है, नर्व्स जो होती है, हम हाथों को ऐसे मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो ये हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, इस पे अपना सीधा कंट्रोल होता है अपने माइंड का। नेक्स्ट हड्डियों की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक पेशियां होती है। जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के बीच में जो नर्व्स होती है वो ऐच्छिक मानी जा सकती है। इसके बाद में इनकी खास बात ये होती है ऐच्छिक पेशियों की, ये लंबी बेलनाकार शाखारहित और बहुनाभिकीय होती है ऐच्छिक पेशियां। ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स है जिनको हम आगे इसी स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अनैच्छिक टाइप की आती है, जैसे आहार नाल में भोजन का जो प्रवाह है वो अनैच्छिक पेशियों के द्वारा होते हैं। आप भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं, और भोजन अपने आप आगे खिसकता जाता है, तो हम वो अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं, वो आगे से आगे प्रोसेसिंग अपने आप होती है। तो अनैच्छिक पेशियों का एक उदाहरण आहार नाल में भोजन का प्रवाह हो गया। दूसरा उदाहरण रक्त नलिकाओं में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त नलिकाओं का जो प्रसार और संकुचन है धमनियों में, सिराओं में, वो अनैच्छिक प्रकार का होता है। आंखों की जो पलक झपकती है उसे एनसीईआरटी कह रही है कि अनैच्छिक पेशियों का उदाहरण है। मतलब आप आंखों को कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो पलकों को, लेकिन पलकों का झपकना आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। नेक्स्ट मूत्रवाहिनियां
जो होती है वो अनैच्छिक होती है, उनमें जो टिश्यूज होते हैं तंत्रिका उत्तकीय पेशियां होती है। इसके अलावा फेफड़ों की जो श्वास नलियां होती है उनमें जो पेशियां होती है वो अनैच्छिक होती है। इसके साथ ही हृदय की जो पेशियां होती है, हार्ट बीट्स जो होती है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, वो अनैच्छिक होती है। इनकी खास बात, ये लंबी बेलनाकार ही होती है, ये शाखा रहित होती है और ये शाखा युक्त होती है। एक डिफरेंस ये बहुनाभिकीय होती है और एक नाभिकीय होती है। एक नाभिक कह दो चाहे एक केंद्रकी कह दो, ये अनैच्छिक पेशियों की विशेषता हो गई। तो अनैच्छिक और ऐच्छिक में एक तरह से डिफरेंस का एक क्विक व्यू मैंने आपको दिया है और एग्जांपल्स भी है इसमें और इसके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों का है। देखो आप यहाँ पर ये पेशियां जो मान सकते हो स्केलेटल मसल, स्केलेटल का मतलब अपने कंकाल तंत्र से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड जो मसल्स होती है वो ऐच्छिक पेशियां होती है। और जो कार्डियक मसल होती है, हृदय से रिलेटेड होती है, चिकनी पेशियां होती है, वो दोनों ही किस में आती है, अनैच्छिक पेशियां, यानी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ऐच्छिक जिस पे अपना कंट्रोल हो, अनैच्छिक जिस पे अपना कंट्रोल नहीं हो। अब देखो ऐच्छिक पेशियां शाखा रहित है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इनको रेखित भी कहते हैं। ये लाइनिंग शो हो रही है ना इनमें, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इनमें लाइनिंग शो हो रही है, रेखाएं दिख रही है, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां कहते हैं। अब जरूरी नहीं है ऐच्छिक है वही रेखित है। रेखित में कौन कौन सी आ रही है, हृदय की और जो कंकाल तंत्र की जो मसल्स है वो क्या आ रही है, वो रेखित में आ रही है। और स्मूथ मसल जो होती है, चिकनी जो पेशियां हैं, वो अरेखित पेशियों में आ रही है। इनमें भी लाइनिंग है, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इनमें भी ऐसे लाइनिंग है, तो इसलिए ये रेखित की कैटेगरी में आ जाती है। तो रेखित का ऐच्छिक से और अरेखित का अनैच्छिक से कोई सीधा संबंध नहीं है, सीधी बात ये है। रेखित अरेखित एक अलग वर्गीकरण, एक अलग क्लासिफिकेशन है, और ऐच्छिक अनैच्छिक एक दूसरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम ऐच्छिक और अनैच्छिक हमने देखा, और फिर दूसरा रेखित और अरेखित देखा। रेखित, फिर कह रहा हूँ, रेखित और अरेखित एक अलग वर्गीकरण का आधार है इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, और ऐच्छिक अनैच्छिक दूसरा वर्गीकरण का आधार है इनके कार्य के आधार पर। ठीक है, तो ये सब बातें हम किस में देखते हैं, हम इन मसल्स में देखते हैं। लिखा हुआ है इन एनिमल्स सच कंट्रोल, क्योंकि अपना टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होता है। ये अभी आपने जो पेशियां देखी ना, वो एक तरह से क्या है, मस्कुलर टिश्यूज है जो मसल्स के अंदर होती है, उनके द्वारा कंट्रोल होता है, और ये कई टाइप की होती है, ये हमने देखा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर की दो प्रमुख नियामक प्रणालियों में से एक है, यानी अपने शरीर में दो टाइप की जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र, जो मुख्य रूप से रेगुलेट करता है हमें। वो दो ही प्रकार का प्रोसेस होती है। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट कौन है, तंत्रिका तंत्र है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः तंत्रिका तंत्र विद्युत संकेतों और न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव के माध्यम से शरीर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी हम जो भी रेस्पॉन्स करते हैं, ठंडी चीज के हाथ लगाएंगे, गर्म चीज के हाथ लगाएंगे, किसी चीज के कोई चुभने का एहसास होता है, ये सब चीजें किसके थ्रू होती है, ये नर्व्स के थ्रू होती है। नर्व्स में सिग्नल्स आते हैं, विद्युत सिग्नल, जैसे लाइट पावर हाउस से अपने घरों तक पहुंचती है, वैसे ही यहाँ अपनी बॉडी का पावर हाउस कहाँ है, ये है मस्तिष्क है। मुख्य तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क होता है। तो यहीं से सारे सिग्नल्स या सूचनाएं आदान प्रदान होती है और मुख्य अंगों तक पहुंचती हैं, और अंग अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसमें कहा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर और विद्युत सिग्नल, ये दो अलग अलग टर्म्स आती है नर्वस सिस्टम में, जो पर्टिकुलर संकेतों से रिलेटेड है, सिग्नल से रिलेटेड है, सूचनाओं के आदान प्रदान से रिलेटेड सब टर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कह रहे हैं तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये नेक्स्ट वाले स्लाइड में थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होते हैं, और तंत्रिकाएं जो होती है, बाकी सभी तंत्रिकाएं, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शॉर्ट में CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को PNS कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो परिधीय मतलब चारों और सेंट्रल का मतलब जो सेंट्रल में है। इसके बाद में हम आगे डिफरेंस देख रहे हैं, थोड़ी मैकेनिज्म देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है,
उसमें ये जो पिंक कलर शो हो रहा है ना, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम इसके भाग कर तंत्रिका तंत्र के जो मुख्य मुख्य भाग है उनके बारे में हम देख रहे हैं। आप ये जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है उसको देखिए, उसमें ये कुछ नर्व्स निकल रही है, कुछ पेशियां निकल रही है, निकलती हुई दिख रही है अलग अलग कलर में। तो ये अलग अलग कलर अलग अलग प्रकार को बता रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पिंक कलर है वो किसको शो कर रहा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शो कर रहा है। यानी केंद्रीय तंत्रिका इतना हिस्सा होता है जिसमें हम कहते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये मस्तिष्क है और ये सीधा स्पाइनल कोड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ तक ये वाला हिस्सा रहता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो है आपका कायिक या दैहिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो शरीर के शेष अंगों में ग्रीन लाइनिंग से शो हो रहा है वो उसे हम सोमेटिक टाइप का या कायिक या दैहिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मुख्य भाग तो दो ही है, लेकिन ये इसमें थोड़ा तीन टाइप से बताया है। नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये जिसपे अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो ब्लू लाइन से शो हो रही लाइंस वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सबसे पहले सेंसरी स्टिमुलाई या विसरल स्टिमुलाई से संदेश जाना स्टार्ट करते हैं। सेंसरी का मतलब अपने सेंस ऑर्गन जिनसे हमें पता चलता है बाहर से, हाथ से, पैर से, आंखों से, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट का पता चलता है, जो हमें संकेत मिलता है, उन्हें तो बोलते हैं सेंसरी स्टिमुलाई। और जो अंदर के कुछ अंग होते हैं जैसे फेफड़े है, हृदय है, इनसे रिलेटेड जो संकेत मिलते हैं, जैसे हृदय की धड़कन, कभी अपना बीपी हाई होता है, कभी अपना जी मचलता है, ये भी तो एक संकेत होता है ना, तो वो विसरल स्टिमुलाई से रिलेटेड होता है। तो शुरुआत इस तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि की हो चुकी है और ये किस तरह से काम करता है इसके प्रकार के साथ हम ये समझ रहे हैं। तो यहाँ इसका मीनिंग है संवेदी और अभिवाही विभाग। विभाग का मतलब है वो पार्ट जहां से प्रतिवर्ती क्रिया का प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहां से सिग्नल पहुंचता है, संकेत पहुंचते हैं किसके पास? परिधि शरीर के अन्य भागों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्राप्त होने वाला संकेत। यानी अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ ये वाला जो कलर है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है और येलो वाला जो कलर है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुरुआत परिधीय तंत्रिका तंत्र से होती है कि हम किसी उद्दीपन के पास जाते हैं। उद्दीपन का मतलब ये बाहरी वातावरण जिससे अपने अंगों को पता चलता है वही उद्दीपन है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के इस भाग से संकेत के सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन भागों की ओर पहुंचता है और पेरिफेरी से इसकी ओर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क और मेरुरज्जु डिसाइड करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पर्टिकुलर कोई संदेश वाहक अपने बॉस के पास संदेश लेके जाता है और बॉस जो है वो डिसाइड करता है कि अब क्या करना है। तो सूचना या संकेत, जैसे हमने किसी गर्म वस्तु के हाथ लगाया तो वो अपने अंगों के थ्रू, मेरुरज्जु के थ्रू कहाँ पहुँचता है? यहाँ अपने माइंड में पहुँचता है। ब्रेन इसको डिसाइड करता है। ब्रेन का हम अलग से एक टॉपिक लेंगे और जिस पे अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें संपूर्ण जो क्रियाविधि है, कंप्लीट मैकेनिज्म है, थोड़ी अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि एक वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा लिमिटेड कर देना इसके साथ अन्याय होगा। ठीक है, तो अभी हम बात इसकी कर रहे हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, वहां सिग्नल पहुंचते हैं। उसके बाद ये सिग्नल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से फिर परिधि की ओर वापस जाते हैं। एक बार तो आए, अब फिर जा रहे हैं। वापस जाने के बाद में ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के पास आते हैं। परिधीय तंत्र में जो चालक या प्रेरक या अपवाही विभाग है, जैसे एफरेंट डिवीजन, यहाँ दो टाइप की डिवीजन है, एक तो एफरेंट और एक है इफ्रेंट। इफ्रेंट, ई फॉर आपको याद नहीं रहे तो एग्जिट से रिलेटेड मान लेना, इंग्लिश वर्जन देख लेना। अभिवाही, अपवाही, आगम, निर्गम, ये अगर याद नहीं रहे तो एफरेंट जिससे होते हुए संदेश जाएगा और इफ्रेंट जिससे होते हुए संदेश एग्जिट होता है, वापस आता है। तो अब इसको वापस सूचना मिली अंगों को और इसके बाद में ये जो विभाग है वो दो टाइप्स में डिवाइड है, एक है सोमेटिक और एक है ऑटोनोमिक। इसे सोमेटिक को कायिक या दैहिक बोलते हैं जिस पे अपना कुछ कुछ कंट्रोल होता है, और स्वायत्त वो होता है जिस पे अपना कुछ कुछ कंट्रोल नहीं होता है। तो ये विभाग फिर दो टाइप्स में सिग्नल डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद में इन विभागों से होते हुए आगे चालक की ओर ये सिग्नल पहुंचता है। चालक मतलब वो पेशियां जो संदेश को आगे से आगे पहुंचाएगी। और उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हाथ को हटाना है
कि यहीं रखना है। जैसे गर्म चीज से अचानक हाथ हट जाता है ना, तो वो कुछ सेकंड्स में होता है, जिसको मैंने जितना बोला उतना टाइम नहीं लगता है सोचने में अपनी बॉडी को, बहुत कम सेकंड्स में काम हो जाता है। तो ये कंकाल पेशियों तक सूचना पहुंच गई है कि भैया गर्म चीज के हाथ लगाया तो नुकसान हो जाएगा, जल्दी से हटा ले, तो बिना कहे वो हम हटा लेते हैं। तो इस तरह ये तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार भी हो गए, वो एक तरह से मुख्य क्रियाविधि भी हो गई कि किस तरह ये काम होता है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं, वैसे ये मैंने बता दिया कि अभिवाही या विसरल स्टिमुलाई क्या होते हैं, शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, यकृत, फेफड़े आदि इनसे रिलेटेड पार्ट है। अब आगे चलते हैं हम, और हम देखते हैं कि पर्टिकुलर वो जो मैंने बताया ना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उससे आगे की कहानी है। एक तो सोमेटिक हो गया, दैहिक, दैहिक से कंकाल पेशियों तक हो गया। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र में जो उद्दीपन होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ से ये तीन प्रकार है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के, एक अनुकंपी, एक परानुकंपी और एक अंतरंग तंत्रिका। अनुकंपी को सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक तरह से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग हो गए। यानी कुल मिला के आपके ये कंफ्यूजन बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि हमने तंत्रिका तंत्र के दो भाग किए, CNS एंड PNS। फिर PNS के दो भाग है, एफरेंट एंड इफरेंट। फिर इफरेंट के दो भाग हो गए, एक सोमेटिक और एक ऑटोनोमस। फिर ऑटोनोमस के तीन हो गए, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड आपका एंटेरिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो पेशियां होती है, चिकनी मांसपेशियां होती है, हृदय की पेशियां होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है और कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां, उससे रिलेटेड होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, अंतरंग टाइप का। तो ये जो सिग्नल आ रहा है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से भी आ सकता है और बाह्य अंगों से भी आ सकता है। हमने जो पीछे कहा ना विसरल स्टिमुलाई, मतलब हमें भूख लगी है तब हमें कुछ खाना है, तो ये पर्टिकुलर सिग्नल भी कहाँ पहुंचता है, इस एंट्रिक नर्वस सिस्टम के पास पहुंचता है। और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो इससे अफेक्टेड होते हैं और वो डिमांड करते हैं कि लाओ अब भोजन का टाइम हो गया, अब खा लो, अब मांसपेशी, अब खाना खाने का टाइम हो गया, अब आप खाना खाओ। ठीक है, तो इस तरह ये पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, आई होप आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डायग्रामेटिकली हम क्विक व्यू लेते हुए जितना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो मैंने करने की कोशिश करी है। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, बने रहे। तो ये तो पूरा अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट और उसकी मैकेनिज्म और किस तरह से क्या होता है ये हुआ। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु और सब तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी हुई होती है। और तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन कहा जाता है। यानी जो नर्वस सिस्टम में यूनिट होती है ना, हम कहते हैं शरीर के संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है और वो कोशिका अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार की बताई जाती है। यहाँ जो भी सिस्टम है उसमें जो कोशिका होगी उसे हम तंत्रिका कोशिका कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु तो आते ही हैं, वो तो CNS का पार्ट है, और तंत्रिकाएं किसका पार्ट है, वो PNS का पार्ट होती है। और सभी मिलकर यहाँ पर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। अब आगे जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि है, जिसको हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। यानी ये सेंसरी रिसेप्टर है। सेंसरी रिसेप्टर का मतलब यहाँ जो भी कोई लाइट है या स्विच है, अगर मैं उसके हाथ लगाता हूँ करंट आता है, तो रिसेप्ट किसने किया, रिसीव किसने किया, रिसेप्ट ने रिसीव किसने किया, वो पर्टिकुलर ऑर्गन यहाँ है। और द एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, एफरेंट मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसके थ्रू सिग्नल जाता है वो एफरेंट न्यूरॉन, और जिसके थ्रू सिग्नल वापस पहुंचता है कि अब आपको क्या करना है, वो एफरेंट न्यूरॉन होगा। तो शुरुआत यहाँ से होती है, इसके थ्रू यहाँ पहुंचती है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो कनेक्ट करते हैं उन्हें इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और फिर ये तो एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हो गई, फिर इसके थ्रू एक्सॉन, इसके इस स्तंभ को बोलते हैं, और फिर इफेक्टर ऑर्गन तक, मसल तक वो सूचना पहुंच जाती है। अगर हिंदी में कुछ टर्म्स की बात करें तो ये CNS का पार्ट है इतना, और ये PNS का पार्ट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र लेफ्ट साइड में है और परिधीय तंत्रिका तंत्र राइट साइड में, जैसे मैंने पहले वाले डायग्राम में बताया था, सेम कलर थे शायद। ठीक है, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र से स्टार्ट होता है, जिसे अवगामी स्नायु कोशिका या संवेदी स्नायु कोशिका कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन को। ठीक है, वहां से सिग्नल मिलता है। उसके बाद में ये किसका कमाल है, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो अपने इंडियन ऐप जोहो का कमाल है। जिस तरह पावर पॉइंट एक स्लाइड बनाने का एक ऐप है, वैसे ही जोहो एक इंडियन ऐप है।
तो स्वदेशी की ओर बढ़ावा देने के लिए आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक, वो जोहो एंड एटाराई चल रहा है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। खैर, अवगामी या संवेदी स्नायु कोशिका से तो सिग्नल मिलते हैं, निर्गामी स्नायु कोशिका या गामी स्नायु कोशिका से सिग्नल पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचते हैं और इसे बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये लंबा हिस्सा होता है ना तंत्रिका का, इसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं और इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। ये एफरेंट का है और ये एफरेंट का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है वो तंत्रिका स्नायु कोशिका का अंतिम सिरा है जो लास्ट में ऑर्गन तक, मतलब ये वही कहानी है कि यहाँ से सिग्नल मिला और वापस डिसीजन दिया गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, इसको सिग्नल दे दिया गया कि अब आपको क्या करना है। ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक टाइप से प्रकार हो गया कि प्रतिवर्ती क्रिया किस तरह से होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसको दूसरी तरीके से समझने की, ठीक है। ये आपका हाथ है और यहाँ ये कोई गर्म लिक्विड है जिसकी भाप आपके हाथ को लग रही है और अब आपको क्या करना है, ये कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले ये हम जो बात कर रहे हैं किस टॉपिक में बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया वाले टॉपिक में बात कर रहे हैं। अभी क्या हो गया, यहाँ पर या तो कोई पेनफुल कंडीशन होगी यानी जैसे सुई है, या फिर कोई उष्मा का उद्दीपन है जो हाथ ग्रहण करता है, ठीक है। और यहाँ से सिग्नल अब किसके थ्रू जाएगा, इस एरो के थ्रू जाएगा। जाने वाले को एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन संवेदी तंत्रिका कोशिका के थ्रू सिग्नल जा रहा है और जाते ही कहाँ तक पहुँचता है, मेरुरज्जु तक। मैंने कहा ना कि किसी भी ऑर्गन से ये वाला पार्ट मस्तिष्क और पीछे वाला क्या है, मेरुरज्जु, तो यहाँ तक सेंट्रलाइज होता है, यहाँ तक सिग्नल जाता है। तो यहाँ ये मेरुरज्जु से होते हुए फिर किसकी ओर पहुँचता है, आगे मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क डिसाइड करता है। डिसाइड होने के बाद में वो सिग्नल वापस आते हैं रिले स्टेशन। रिले स्टेशन मतलब जहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो वापस मेरुरज्जु में आ जाता है वो सिग्नल और मेरुरज्जु से होते हुए वापस यहाँ आता है जिसे प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन से पता चलता है कि अब आपको क्या करना है कि उष्मा या दर्द फील हो रहा है तो भैया हाथ को उठा लो। तो ये संपूर्ण प्रतिवर्ती क्रिया का आपको मैंने दूसरी टाइप की स्लाइड में दूसरे प्रकार से बताया, एक प्रकार पीछे था, एक प्रकार ये है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया को रिप्रेजेंट करना एक तरह से मैंने बताया है किस तरह से कैसे क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इस प्रतिवर्ती, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया को कई टाइप से, मैंने एक टाइप दो टाइप तो बता दी, थर्ड टाइप से और बता रहा हूँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ नंबरिंग है। सबसे नंबर 1 है थर्मल या पेन रिसेप्टर इन फिंगर। आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, देखो छूते ही प्लस का मीनिंग है कि आपको उद्दीपन प्राप्त हो गया और ये एफरेंट पाथवे के थ्रू पहुंचा। मैंने एफरेंट बताया ना कि जहां से सिग्नल आता है। आप अगर हिंदी मीडियम के भी हो तब भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, जहां से सिग्नल पहुंचता है मेरुरज्जु तक वो वाली तंत्रिका एफरेंट पार्ट है, परिधि तंत्रिका भाग, और परिधि तंत्रिका वो भाग जहां से सिग्नल वापस आता है वो इफरेंट का भाग होता है। इफरेंट और एफरेंट में कंफ्यूज हो जाओ तो ई फॉर एग्जिट आप ध्यान रखो। तो यहां से नंबर 2 से सिग्नल मिला और कहां तक पहुंचा, नंबर 3 पर इंटीग्रेटिंग सेंटर जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। फिर नंबर 4 में यानी इसके बाद वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन से सिग्नल आता है और फिर एफरेंट पाथवे के थ्रू वापस सिग्नल पहुंच जाता है और फिर इफेक्टर्स से होते हुए यहाँ ये डिसाइड करता है कि कैसे क्या करना है। अब एक बार यहाँ रुक जाओ, देखो यहाँ प्लस का मीनिंग है स्टिमुलेट और माइनस का मीनिंग है इनहिबिट। यहाँ से तो सिग्नल मिला, यहाँ तक स्टिमुलेट हुआ, उसके बाद में ये माइनस वाला सिग्नल यहाँ पर है ना, इसका मतलब ये तंत्रिका यहाँ आके बता रही है कि हाथ को हटाना है। ये आपका रेस्पॉन्स है कि यह हाथ यहीं नहीं रखना, जल्दी से हटा लो। हटाने के लिए यहाँ आपकी भुजा की 2 पेशियां हैं, एक तो बाइसेप्स मसल और एक है ट्राइसेप्स। बाइसेप्स अंदर वाली मसल को बोलते हैं और ट्राइसेप्स जो है बाहरी भुजा को बोलते हैं। तो अंदर वाली तो क्या होती है, सिकुड़ती है और बाहर वाली खींचती है। यानी ऐसे होता है ना, तो बाहर से तो खिंचाव ज्यादा होता है, अंदर खिंचाव कम होता है। तो ये ट्राइसेप्स में तो खिंचाव होता है और बाइसेप्स मसल में संकुचन होता है, जिससे हाथ क्या होता है, इधर हो जाता है। तो इस तरह हैंड का विड्रॉन होना यानी अंदर की तरफ आना, वो एक तरह से रेस्पॉन्स हो गया, एक तरह से प्रतिवर्ती क्रिया हो गई अपने हाथ की। और एक्सिटेटरी इंटरन्यूरॉन, ये इस ग्रीन सिंबल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ये इसको सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब है जहां 2 न्यूरॉन्स मिलते हैं, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गई। तो इस तरह इन 6 पॉइंट से आपको ये मैंने प्रतिवर्ती क्रिया को तीसरे टाइप से बताने की कोशिश करी है। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप ये समझ सकते हो, पहले तो आपको पेनफुल या हीट स्टिमुलस
एक्टिवेट होके थर्मल पेन के रूप में फिंगर में रिसेप्टर के रूप में पता चलता है। फिर नंबर 2 एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं उस विद्युत सिग्नल को, वो जनरेट होता है और किसके थ्रू जाता है, एफरेंट पाथवे के थ्रू जाता है। विच प्रोपेगेट का मतलब आगे बढ़ना, इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। सर ऐसे कैसे, अरे हाथ यहाँ से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड सेंटर से जुड़ा हुआ है ना, तो ये यहाँ पहुंच जाता है सिग्नल और यहाँ से फिर ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये ऐसे। नंबर 3 स्पाइनल कॉर्ड सर्व एज इंटीग्रेटिंग सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड ही वो सेंटर है जो सारी सूचनाओं को इकट्ठा करता है। कॉल सेंटर होता है ना, कई जगह से कॉल आते हैं, एक ही जगह आदमी बैठे होते हैं, बात करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो ऐसे ये इंटीग्रेटिंग सेंटर है, सारे संकेतों को यहीं इकट्ठा किया जाता है। और फिर एक्साइट करता है कुछ अंगों को, विच स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स का मतलब है वो तंत्रिकाएं जो इधर मांसपेशियों को चलाने का काम करती है, चालक तंत्रिकाएं, ठीक है। इनहिबिटरी यानी इनहिबिट करना हो, एक्साइट करना हो, ये सब चीजें। और इंटरन्यूरॉन, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और इंटरन्यूरॉन्स, ये सब किससे जुड़ी हुई होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। और प्रोसेस की स्टेप नंबर 4 ये कह रही है कि एफरेंट पाथवे के थ्रू बाइसेप्स में कांटेक्ट होता है और ट्राइसेप्स में एक्सटेंशन होता है। फिर इफेक्टर, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर इफेक्टर्स, ये क्या इफेक्टर्स है जिस पे प्रभाव पड़ता है। और फिर 6 वो घटना घटित हो जाती है जो ब्रेन से सिग्नल मिलता है उसके अकॉर्डिंग। अब ब्रेन से ही होगा तभी तो सिग्नल अच्छा देगा, ब्रेन से ही नहीं होगा तो पड़ा रहेगा, हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का जितना इंपॉर्टेंस है अपनी बॉडी में, उतनी इंपॉर्टेंस किसी की भी नहीं है। जीवन में ये सही होना सबसे बड़ा धन है, ये मान लो। खैर, तो ये मैंने प्रतिवर्ती क्रिया को आपको तीसरे टाइप से बताने की कोशिश करी है। अब हम आगे चलते हैं चौथे टाइप से बताने की। ये प्रतिवर्ती क्रिया का चौथा टाइप है। अब की बार रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, पैर है, पैर। या आपने किसी नुकीली वस्तु पे पैर रखा तो स्टिमुलस उद्दीपन उत्पन्न हुआ और रिसेप्टर से रिसीव किया गया, एफरेंट पाथवे के थ्रू कहाँ तक जाएगा, मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु से ये कहाँ जाएगा, ब्रेन को, ब्रेन से फिर वापस सिग्नल मिलेंगे। अब ये सिग्नल जो है ना वो दोनों पैरों में मिलेंगे, ऐसे नहीं कि एक पैर में मिलेंगे, ठीक है, दोनों पैरों में मिलेंगे। थोड़ा बहुत प्रभावित दूसरा पैर भी तो होता है ना, जैसे आप नुकीली चीज के एक पैर पे नुकीली चीज पे पैर टिकाते हो तो दूसरा पैर भी थोड़ा झटका महसूस करता है, यानी सिग्नल दोनों पैरों को मिलते हैं। तो ये यहाँ से सिग्नल वापस आ रहे हैं वो पाथवे में, फिर कह रहा हूँ कौन सा पाथवे, इफरेंट पाथवे है, ठीक है। और यहाँ से फिर अब इसमें तो ऐसा होता है, इधर तो होता है खिंचाव और इधर होता है संकुचन, तभी तो पैर ऊपर उठेगा। यानी मोटर न्यूरॉन्स का काम यही होता है कि इनको मोड़ना कैसे है, संकुचित कैसे करना है। तो मसल ऑफ इंजर्ड लिम्ब, यानी जो अपनी क्षतिग्रस्त पैर है वो मसल, इसमें तो हुआ एक्सटेंशन और इसमें हुआ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये थोड़ी एक्सटेंड होगी, तभी पैर ऊपर उठेगा। और दूसरा सिग्नल इसको मिलता है, यहाँ पर इसका ऑपोजिट काम होता है। एक्सटेंसर मसल ऑपोजिट लिम्ब कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मसल जो इसमें एक्सटेंड हो रही थी वो तो होती है कॉन्ट्रैक्ट, जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो होती है रिलैक्स। ऑपोजिट लिम्ब की बात है, यानी दूसरे वाले पैर की बात है। और हम पैर को जो अभी आपने नुकीली चीज पे रख रखा था वो क्या कर लिया, वो हटा लिया। तो विड्रॉल रिफ्लेक्स इसे बोलते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया को मैंने आपको चौथे प्रकार से बताया है। जो भी प्रकार आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। बट कुल मिला के बात यही है कि आपको तंत्रिका तंत्र के भाग जब तक पता नहीं होंगे तब तक ये प्रतिवर्ती क्रिया भी समझ में नहीं आएगी। ब्रेन किस तरह से काम करता है, सिग्नल किस तरह से पहुंचता है किस ऑर्गन तक, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मुख्यतः ये 2 ही पॉइंट बताना चाह रहा था। अब तीसरे पॉइंट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो है मानव मस्तिष्क। इस मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, ये मस्तिष्क किस तरह से काम करता है, कौन कौन से भाग में कौन कौन से काम होते हैं, और सारा ये अपने बॉडी का ऑफिस किस तरह से चलता है, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा, आपके कुछ समझ में आया तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी दिन।